यस बेटा, है कोई डाउट किसी को? नो सर। जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर जितना हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? यस, है। चलो, सो एक बार बताओ, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग एक दूसरे पे जो लगाते हैं, क्या वो नोटिसेबल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता सर। नहीं होता है, राइट? क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या सर है? मास बहुत कम मास मतलब बहुत कम है। प्लैनेट्स मास के बहुत कम कंपैरिजन होता में है, कम होता है। राइट? यस, सो जनरली हम जब भी ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी प्लैनेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ओके? वरना एक दूसरे पे जो हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो लिख लो, ग्रेविटेशन फोर्स इज very negligible when we consider other objects, okay? एक बार ये So पूरा in रिपीट most of the करेंगे? cases, आवाज बहुत ये मैं लिख रहा अटक हूँ ना रही बेटा, है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं जो आवाज लिख रहा कम हूँ वो की दिख रहा आ है या नहीं रही दिख है रहा? बहुत। सर अब देखा है एकदम से सारा। अब आया सर अब। अब आया एक साथ? हाँ, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। सो देखो बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है इज वेरी नेग्लिजिबल when we consider other object. So in most of the cases, we only take gravitation force acting due to earth, okay? समझ में आ रहा है? सो अगर मान लो मैं ऐसा पूछूं कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स जो लगाएंगे वो एकदम ही नेग्लिजिबल होगा, तो उसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर करते हैं जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ओके? नेक्स्ट लिख लो, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आवाज क्लियर आ रहा है ना? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। ओके, हमेशा क्या करेगा वो, एक दूसरे दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने का ट्राई करेगा, कभी भी रिपल्शन फोर्स नहीं होगा ग्रेविटेशन का, ओके? लिख लिया यहाँ तक? 2 यस मिनट। सर। जल्दी लिख लो। चलो, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है सबको पता है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है सबको पता है? वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर ग्रेविटेशन सेकंड फोर्स, का वो फोर्स नहीं है बेटा, 9.8 इज नॉट अ एक्सीलरेशन है ना फोर्स, सर? एक्सेलरेशन है। तो फोर्स कितना लगेगा? G m1 m2 upon r square. अरे जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला जनरल mg फॉर्मूला है, राइट? अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कितना लगेगा? mg के इक्वल। चलो, तो बोर्ड पे जो दिख रहा है वो सबने लिख लिया है, आगे बढ़े? यस सर। इतना लिख लिया है ना? चलो आगे नोट्स में लिखो, आगे नेक्स्ट नोट्स में लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स acting on any object, gravitational force acting on any object, force acting on any object on surface of earth is equal to mg. This is also called weight of any object. पता है ये सबको? जो भी हमारा वेट है वो एक्चुअल में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू mg, ओके? लिख लिया यहाँ तक?
यस सर। 1 मिनट सर। ओके, जी सबको पता है ना क्या है? लिख लो, वेर जी इज acceleration due to gravity, its value on surface of earth is equal to is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स कितना ले सकते हैं उसको? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। ओके, तो जनरली हम लोग 10 लेके ही चलते हैं। लिख लो यहाँ तक। अच्छा बेटा, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से बाहर की बात करें, मतलब कि अर्थ के सरफेस से और ऊपर जा रहे हैं, तब क्या होगा? फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ओके, सो लिखो ग्रेविटेशन फोर्स विल डिक्रीज as we move away from earth, as we move away from earth surface. ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अर्थ के सेंटर के करीब जाना चाहूँ तब क्या होगा? इंक्रीज हो सेंटर जाएगी की तरफ फोर्स। जाऊंगा, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा, सर डिक्रीज होगा? अंदर जाते वक्त इंक्रीज होता है, सेंटर पे 0 हो जाता है। सो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर। ओके ओके, तो सरफेस से ऊपर जाने पे भी डिक्रीज होता है, सरफेस से नीचे जाने पे भी डिक्रीज होता है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द ग्रेविटेशन फोर्स इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम होता है अर्थ सरफेस पे। ओके, इट इज 0 सर तो सेंटर पे हम वेटलेस होंगे। एट द, यस बेटा। सर तो उसका मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब अगर अर्थ के सेंटर में कोई जाता है बंदा तो मतलब फ्लोट करने लग जाएगा वो। यस बेटा, वो फ्लोट करने लग जाएगा। अगर कोई सेंटर पे थियोरेटिकली पहुंच रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे ही रहेगा, कहीं और नहीं जा पाएगा। ओके, ओके सर। इन्फिनिटी यहाँ पे डीप स्पेस की जगह पे लिख लेते हैं इन्फिनिटी। सर ओके, वो ज्यादा बेटर है। हाँ बोलो। सर मतलब हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जाए या फिर अर्थ से दूर जाए, दोनों में डिक्रीज होगा ग्रेविटेशन यस फोर्स? बेटा, यस। चाहे अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो, चाहे अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डिक्रीज होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है? सो मैक्सिमम होता है सेंटर, सरफेस पे। सरफेस पे। ओके, तो ये चलो ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसी के अंदर ये सब ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, इतना लिख लो। हो गया। ओके, इसी को वेट कहते हैं, सर ये भी पता है? हाँ बोलो। सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर उसकी इफेक्ट देखनी है हमें तो मास ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर इफेक्ट इसकी देखनी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, उसकी इफेक्ट अगर देखनी है हमको, विजिबल होनी है, तो क्या होना चाहिए? दोनों में से एटलीस्ट एक का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब उसकी इफेक्ट देख सकेंगे। तो सर जैसे एक बॉल है और अर्थ है, तो सर जो अर्थ है वो भी बॉल पे ग्रेविटेशन लगा रही है और बॉल भी अर्थ पे ग्रेविटेशन यस लगा रहा है। तो यस सर जो यस। अर्थ अर्थ से जो ग्रेविटेशन लग रहा है उसका तो एक्सेलरेशन आ रहा है बॉल का, तो बॉल के एक्सेलरेशन क्यों नहीं आ रहा है? कर्तव्य, क्या पूछ रहे हो तुम? हैं, वापस पूछोगे? वापस पूछोगे? हेलो? यस सर। हाँ, वापस पूछो बेटा। सर बॉल से क्यों नहीं आ रहा एक्सेलरेशन अर्थ पे? क्या कर रहे हो बे तुम?
इतने बड़े हो गए 9th 10th में ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए, फिर भी तुम ऐसे क्वेश्चन, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। चलो बेटा देखो, अज्यूम करो कि एक अर्थ है हमारा, ओके, ऊपर एक बॉल है, अर्थ जो है वो बॉल पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, लेट्स से 10 न्यूटन का। कोई प्रॉब्लम तुमको? न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अर्थ अगर बॉल पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो बॉल भी अर्थ पे क्या करेगा? 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? ये एक्शन रिएक्शन पैर होगी। अरे बेटा कोई तो बोल लो, सब सो गए क्या? यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में? वीडियो Yes, ऑन करो sir. यार, ये वीडियो ऑफ करने वाले को मैं निकाल रहा हूँ फिर आज। मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं। वाह भाई, ऑन रखो वीडियो सब। हर्षित का एक सिर्फ रेज हैंड है, वो ऑफ रख सकता है, बाकी सब ऑन रखो। खुशी, महक, वीडियो ऑन कर लो। कर्तव्य भाई तुम भी वीडियो ऑन कर लो। अक्षत पांडे, चाहना, अनुश्री मिस्त्री, तुम्हारे घर का फैन ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ, तीशा, अक्षत, महक एंड खुशी, वीडियो ऑन नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। खुशी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, वीडियो ऑन कर लो। तीशा, अक्षत, अक्षत पांडे, हाँ ओके। कर्तव्य, तुम्हारा क्या इशू है, वीडियो क्यों ऑन नहीं है? यस सर, करता हूँ 2 मिनट। चाहना पटेल, वाइट स्क्रीन दिख रही है तुम्हारे वीडियो के सामने। खुशी पटेल, घर का पंखा दिख रहा है। पार्थ परिहर, हाँ दिख रहा है, ओके। हर्षित और आर्यन आनंद के अलावा बाकी सबके वीडियो ऑन होना चाहिए। और अब जो भी ऑफ करेगा विदाउट मुझसे पूछे हुए या बोले हुए, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सर यस बोलो। सर तो ये जो हमने लगाया रूल की, मतलब उसके सेंटर की तरफ मूव होते हुए ग्रेविटी डिक्रीज होगी एंड सेंटर के बाहर मूव होते हुए इंक्रीज होगी, तो सर ये यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है उस पर एप्लीकेबल है? यस, सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी प्लेनेट होगा उन सब के लिए एप्लीकेबल है। सर इवन स्टार्स एंड बाकी सारी सेलेस्टियल यस ऑब्जेक्ट्स के लिए यस भी? यस यस यस, ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। चाहना पटेल, यू आर नॉट विजिबल इन द क्लास in your video. Please unmute yourself or I will remove you. Chahana Patel. चलो, कर्तव्य ऑन नहीं हुआ तुम्हारा वीडियो अभी तक? यस सर, कर लिया। महक, वीडियो ऑफ है। सर बोलो। सर तो ऐसे थियोरेटिकली ब्लैक होल का भी सेंटर जीरो ग्रेविटी वाला है? क्या बोलो? सर आपकी आवाज कट रही है। वापस बोलो, क्या बोल रहे थे? सर तो ऐसे मतलब इसका मतलब है कि थियोरेटिकली ब्लैक होल का सेंटर भी जीरो ग्रेविटी मास वाला है? ब्लैक होल के सेंटर पे भी ग्रेविटी जीरो मान सकते हैं। ओके सर। अक्षत तिवारी, वीडियो सबके कंपलसरी ऑन होने चाहिए, वरना फिर रिमूव करूंगा, फिर बोलना मत। चाहना पटेल, मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ अगर अभी 2 मिनट में वीडियो ऑन नहीं हुआ तो। चलो, हाँ, कर्तव्य पाल, 10 न्यूटन फोर्स बॉल ने अर्थ पे लगाया, उतना ही फोर्स अर्थ ने बॉल पे लगाया, कोई डाउट उसमें? नो सर। कोई डाउट है? तो अब तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? कि बॉल से एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ अर्थ पे, फिर जब अर्थ से हो रहा है बॉल पे? फोर्स तो लगा रहे हैं दोनों ही। थप्पड़ मारूंगा तेरे को एक। हैं? लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था? एक कार जा रही थी, एक मच्छर आ रहा था, मच्छर और कार दोनों एक दूसरे से टकराए, दोनों ने एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाया, हाँ या ना? यस सर, दोनों ने यस एक सर। दूसरे पे सेम फोर्स लगाया ना? तो अब तुम तो ऐसा यस सर। बोलेगा कि मच्छर बेचारा मर गया, ये आदमी क्यों नहीं मरा? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा फिर।
ओके ओके है। ठीक है सर, समझ आ गया। आपने वो डिस्कस किया था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं, मतलब जी होगा जी पर जी 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 मास की जी। वजह से इफेक्ट आएगा। यस सर, ठीक बोलना मत तू बेटा, 600 या कौन से 7th या 8th, कहाँ से तुम IIT आश्रम से पढ़ रहा है। 7th। है? ऐसा किसी को बोल से बेटा, मैं इस बच्चे को नहीं जानता, ये अभी 11th में ही आया है तुम्हारे जैसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट लिख लिया सब लोगों ने? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, चलो दूसरी एक चीज होती है बेटा, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ किया था या फिर अर्थ ड्रॉ किया, उन सब पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, जैसे मान लो एक स्फीयर है, एक बॉल है, उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, हम लोग अज्यूम करते हैं उसके सेंटर से लग रहा है, ऐसा अज्यूम करते हैं ना। दिख रहा है क्या? बोर्ड नहीं दिख रहा मेरा? जो बोर्ड, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है, हेलो? बोर्ड नहीं दिख रहा सर। यस सर, आवाज आ रही है। बोर्ड नहीं दिख रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो, तो बेटा मतलब कोई भी लेट हो स्फीयर गए हैं होता तो है तो उसका जो, हाँ बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, सो कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट होता है, ओके, उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो एक पॉइंट पे से लग रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, और दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो ये रेक्टेंगल ब्लॉक इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट से बना होगा, हाँ या ना? तो मान लो मैं सिर्फ यस सर। इतने पॉइंट्स की बात करूं, भले ही, हाँ कोई डाउट? नो सर। तो ये इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट से बना है, मान लो मैं सिर्फ इतने को ही कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इतने को कंसिडर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ उसको यहाँ से नीचे की तरफ खींच रहा होगा, राइट? सिमिलरली जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ या ना? हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ उसको नीचे खींच रहा होगा। बट हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसका जो एक सेंटर है, उस सेंटर से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और वो जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि वहां से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आया ये? ओके, सो लिखो फॉर एनी ऑब्जेक्ट, for any object, for any object, the point, for any object, the point from वॉइस which, क्रैश हो रही है। वॉइस लैग हो रही है क्या? नो सर। नहीं सर, इस बार नहीं हो। अब सही है, ओके। So लिखो for any object, the point from which weight is considered, from which weight is considered to be acting, weight is considered to be acting on the object, on the object is called center of gravity of the object. Okay, center of gravity of the object मतलब क्या हुआ बेटा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जैसे मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है हम लोग नहीं पता कर सकते, ओके? वरना जनरली अगर कोई रेगुलर शेप होता है, जैसे स्फीयर है, तो मैं स्फीयर के लिए बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं उसके सेंटर पे, ओके? जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वहां पे से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आ रहा है समझ में? बट जैसे ही कभी ये एक इरेगुलर शेप आ गया तो उसमें मैं बता नहीं कर सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। लेट्स से इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट से लग रहा है, तो ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। आ रहा है समझ में सबको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जहां पर से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। है कोई डाउट किसी को? सर। यस बोलो।
सर तो मतलब ये जो जहां से लग रहा है वो रियल में लग रहा है, इसके लिए हम बोल रहे हैं वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। यस यस, तो वहीं से रियल में लग रहा है। तो हम लोग निकालते कैसे उसको, जैसे इरेगुलर शेप है तो कैसे निकालेंगे, जैसे रेक्टेंगल में। इरेगुलर शेप है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो तुम्हें एक टास्क दिया जाए कि ये जो इरेगुलर शेप है उसको तुम्हें एक वॉल पे हैंग करना है। क्या करना है? वॉल पे हैंग करना है। क्या करोगे बताओ? इसको मैं वॉल पे हैंग करने को बोलूं, क्या करोगे तुम? इसमें इसमें होल करेंगे ताकि हम लोग नेल पे लगा सकें। चलो मान लो मैंने यहाँ पे होल किया एक, ओके, और वहां से मैंने ऐसे लटका दिया, तो क्या ये वैसा का वैसा रहेगा या ये ऐसा टेढ़ा होके इस तरफ रोटेट हो जाएगा? Shift होगा। जाएगा सर। गिर जाएगा ना, ऐसा रोटेट टिल्ट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो मान लो ये टिल्ट होके कुछ इस तरह हो गया, लेट्स से ये टिल्ट होके मैं शायद शेप चेंज हो जाए, तो ऐसा मत बोलना कि सर शेप चेंज हो गया, बट लेट्स अज्यूम कि ये जो टिल्ट हुआ, ये जो टिल्ट हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, ऐसे करके कुछ टिल्ट हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, हाँ या ना? ये फोर्स जो लग रहा है वो ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स भी इसी लाइन में कहीं नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसलिए वो टिल्ट हुआ। आ रहा है समझ में? टिल्ट होने का रीजन क्या है, ये टिल्ट क्यों हुआ? थोड़ा रीजन देखते हैं, वापस देखते हैं कि अगर मान लो मैंने इसको ऐसा रखा तो ये टिल्ट क्यों होता है। टिल्ट इसलिए होता है बिकॉज हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसा ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, जो रस्सी फोर्स लगाएगी वो, और ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है ना वो कहीं यहाँ से लग रहा होगा, या फिर हो सकता है यहाँ से लग रहा हो सकता है यहाँ से लग रहा हो सकता है यहाँ से लग रहा हो। तो ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो रोटेट करेगा उसको। आ रहा है समझ में? समझ यस में आ सर। रहा है? अगर मान लो यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स भी यहाँ पे लग रहा हो, अगर कुछ ऐसा होता कि ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ से लगता, तब क्या होता? ये टिल्ट नहीं होता, वहीं का वहीं रहता। आ रहा है समझ में? अच्छा, तो हमें हैंग कर करके देखना है कि कहाँ पे वो टिल्ट नहीं हो रहा। यस, हैंग करेंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ से हैंग किया तो मुझे पता चला कि ये जो वर्टिकल हो जाएगा, लेट्स से ऐसा कुछ वर्टिकल हो गया, तो ऐसा ये वर्टिकल हुआ। अरे यार दिख नहीं रहा क्या, हम जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो? नहीं सर। बहुत लेट आ रहा है, एक मिनट। हाँ चलो, सो ये जो टिल्ट हुआ वर्टिकली, जो ऐसा हैंग किया, तो मान लो ऐसा हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स ना इस लाइन से कहीं पे लग रहा है, इस लाइन पे कहीं पे लग रहा है, तभी ये टिल्ट नहीं हुआ। आ रहा है समझ में? फिर मैं कहीं दूसरे पॉइंट से यहाँ से ऐसा लटका दूंगा इसको, और फिर वापस वो टिल्ट होगा, तो ये जो दो दूसरी एक लाइन बनेगी, उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं प्रैक्टिकली निकाल सकता हूँ, थियोरेटिकली निकाल सकते हैं, बट उसके लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। आ गया समझ में यहाँ तक? सर यस Yes, बोलो। सर अगर हम ऐसा ही रेक्टेंगल के केस में ले जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें हाँ। अगर हमको हैंग करना हो, तो जो रेक्टेंगल हाँ। का एक साइड है उसके टॉप पे अगर हम हैंग करें, हम्म। वो एक साइड के सेंटर से, तो वो भी उसका सेंटर ऑफ ओके। ग्रेविटी हो सकता है। नहीं बेटा, देखो क्या होगा, जब तुम रेक्टेंगल का केस ले रहे हो, लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगल, तुमने जब इसको यहाँ से हैंग किया, ऐसा ही बोल रहे हो ना, यहाँ से हैंग किया, नहीं सर, बीच राइट? से, मतलब वो लाइन तो के बीच से। यस, यहाँ से हैंग किया ऐसा। हाँ सर। ओके, तो जब तुम यहाँ से हैंग कर रहे हो और वो कहीं नहीं जा रहा, ये वैसे का वैसा रह रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। समझ में आया? यस सर। मतलब वो यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है, पर इस लाइन पे लाई करेगा उतना पक्का है। क्यों ऐसा मैं पक्का बोल सकता हूँ? बिकॉज यहाँ पे फोर्स में अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लगा रहा हूँ, और ग्रेविटेशन फोर्स भी इसी लाइन में नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए वो स्टेबल रह रहा है। वरना मान लो ग्रेविटेशन फोर्स कहीं और लग रहा होता, लेट्स से ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा लगता, तो वो क्या करता, उसको रोटेट कर देता। आ गया समझ में? हाँ सर। तो मैं पहले काम क्या करूंगा, पहले मान लो मैंने ऐसे लटकाया और मुझे पता चला इस लाइन पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है,
कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई कर रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मान लो मैंने इधर से मैंने इसको अटैच कर दिया, इसको हटा दिया और सिर्फ इधर से अटैच किया। तो जैसे मैंने इधर से अटैच किया मुझे पता चला ये जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। वर्टिकल हो जाएगा। हेलो, am I audible? यस सर। यस सर। ओके, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, अगर ये ऐसा हो गया तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो मैंने एक लाइन पहले ये बनाई थी जो अभी ऐसी दिखेगी, पहले वाली जो लाइन बनाई थी ना ये वाली, वो तुम्हें ऐसी दिखेगी, यस हाँ या सर। ना। और दूसरी लाइन मैंने ये बना दी जो क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल है। तो इन दोनों का जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो मुझे दो जगह से मिनिमम लटकाना पड़ेगा। ओके समझ में आ गया? ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम लोग अभी उस पर डिस्कशन नहीं करने वाले। हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो अभी डिस्कस करना है। समझ में आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? यस सर। ओके, जहां से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बढ़े, लिख लिया यहाँ तक ग्रेविटेशन में? यस यस सर। किसी को कुछ डाउट है? चलो सर, तो जैसे आगे बढ़ो। आपने रेक्टेंगल का तो बता दिया, तो सर्कल में तो मतलब इनफाइनाइट होगा ना? नहीं बेटा, सर्कल में ऐसा इनफाइनाइट थोड़ी ना होगा। सर्कल में भी सेम चीज लगेगी कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल को तुमने मान लो यहाँ से लटकाया तो क्या होगा, ये टेढ़ा हो जाए, इस तरफ रोटेट होके ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब तुम क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे लाई कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। यस सर। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मान लो मैं कोई दूसरे पॉइंट से लटका रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट से लटका रहा हूँ। तो जैसे इस पॉइंट से लटकाऊंगा तो ये थोड़ा इस तरफ टिल्ट हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। और तब तुम्हारी जो रेड लाइन है वो टिल्ट इस तरफ होगा, मतलब रेड लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, तो अब मैं जब ऐसे टिल्ट किया यहाँ पे, ऐसा जब लटका दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा। ये ब्लू लाइन पे भी Yes, लाई sir. कर रहा है और रेड लाइन पे भी लाई कर रहा था। तो दोनों का इंटरसेक्शन पे पक्का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में तो Okay, प्रैक्टिकल दिखाओ, कितनों को नहीं आ रहा है? आ गया सर समझ में। सबके ऊपर से चला गया या समझ में आ गया? एवरीवन आ गया सर। है कोई डाउट? ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम लोग अज्यूम करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब एक सिंपल चीज बताऊंगे, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट is considered, yes, every object is considered a point object। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैं ऐसे शेप का बनाऊं, चाहे मैं ऐसे शेप का बनाऊं, चाहे मैं ऐसे, ये अभी क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऐसा शो कर सकता हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? नो सर, सर। अब आया सर अचानक से। सर और आवाज भी कट रही थी सर, कुछ समझ में भी नहीं आया। हेलो बेटा, आवाज आ रही है अब? यस सर। यस एकदम क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। चलो कोई डाउट फिर, या ये वापस बताऊं, ये वापस बताऊं, कोई डाउट है? यस सर, एक बार वापस बता सर दीजिए। वो मैं ये आवाज बोल रहा था, अटक रही थी इसलिए। मैं ये बोल रहा था बेटा
कि अभी तक हम जो पढ़ने वाले हैं उस हर एक केस में, चाहे कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, हमारे लिए सारे शेप अभी क्या मानना है, हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लग रही है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। आ रहा है समझ में? इसको मैंने Yes, पॉइंट sir. ऑब्जेक्ट मान लिया, इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, तो कोई टेंशन ही नहीं है हम लोगों को अभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। राइट? समझ में आ रहा है? अभी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है वो समझ में आया? क्योंकि अभी हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को क्या मान रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। Point object. जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ऐसा, मान लो इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसा ऊपर की तरफ से, ओके, और लेट से कोई दूसरा मैं सेम टाइप का ब्लॉक ले रहा हूं और उस पे दूसरा एक फोर्स लग रहा है लेट से ऐसा नीचे की तरफ से। ये दोनों फोर्स इक्वल है, लेट से 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे होंगे क्या वो सेम इफेक्ट क्रिएट करेंगे या अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करेंगे? अलग अलग No, sir. ये अलग अलग कह रहेंगे. अलग अलग करेंगे पक्का। क्या होगा? पहले ब्लॉक के साथ क्या होगा? पहले वाला गिर जाएगा, आगे एक गिरेगा, आगे जाएगा एक पीछे आएगा. क्या होगा? पहले वाला गिर जाएगा, पहले वाला गिर जाएगा, गिरे पहले वाला पहले गिर वाला जाएगा. गिर जाएगा, दूसरे वाला आगे जा आगे सकता है। जाएगा. आगे जाएगा। ओके, पर हम लोग अभी क्या मान रहे हैं? हम लोग इन सभी ऑब्जेक्ट को अभी अभी एट प्रेजेंट मैं इन सबको क्या Point मान object. रहा हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट Point मान रहा हूँ। object. तो अब एक बात बताओ, जब मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ तो ये दोनों फोर्स की जो इफेक्ट होगी वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, Same ही हो दोनों जाएगी, आगे sir. जाएंगे। आ रहा है, दोनों क्या करेंगे? बॉक्स को आगे ले जाएंगे। तो रियल लाइफ में ये होता है, पर हम जो अजम्पशन ले रहे हैं अभी ये चैप्टर पढ़ने के लिए, उसमें हम ये अजम्पशन ले रहे हैं। तो इन अजम्पशन में क्या होगा? दोनों केसेस इक्वल है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? Yes, sir. तो हम लोग ये कब करेंगे? ये वाला कब सोच सीखेंगे? तो ये जब रोटेशन स्टार्ट होगा, रोटेशन करके जो चैप्टर है हमारा। मैकेनिक्स में ना सर? यस, क्या बोल रहे हो बेटा? सर साइज मैकेनिक्स में कंसीडर करेंगे ना? यस। तो जब रोटेशन स्टार्ट होगा तब हम लोग इसकी साइज और शेप के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। पर अभी हमारे लिए क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अभी हम लोगों को कोई काम नहीं है, राइट? बाद में काम आ सकता है। कोई डाउट? नो सर। चलो बड़े आगे, दूसरा फोर्स पढ़ते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ जाएगा। ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट लिखो कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? मतलब बॉडी कांटेक्ट में हो फोर्स के. जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तब वो बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। कोई डाउट? ओके, जैसे मेरे हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जब हाथ मेरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे? कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे होंगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सिंपल सिंपल। ओके, वैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आएंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। आ रहा है समझ में यहाँ तक? यहाँ तक समझ में Yes, आ sir. रहा है? चलो तो लिखो जल्दी पहले कांटेक्ट फोर्स लिखो। कांटेक्ट फोर्स में लिखो व्हेन, कांटेक्ट फोर्स में लिखो व्हेन two objects comes in contact with each other, when two objects comes in contact with each other, when two objects comes in contact with each other, they apply
they apply some force on each other, this force is called contact force. Okay, when two objects comes in contact with each other, they apply some force on each other, this force is called contact force. लिख लिया? वीडियो बेटा सबका ऑन होना चाहिए। आगे लिखो, contact force further divide into force. ओके, कांटेक्ट फोर्स को और दो पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, बेसिकली वो क्या है, सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है। लिखो, आगे लिखो, we divide contact force, we divide contact force, we divide contact force into its two components. ओके, दो कंपोनेंट कौन कौन सा होगा? एक कंपोनेंट होगा वन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। सेकंड, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? Yes. सर 1 मिनट। आगे लिखो, आगे लिखो, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट of contact force is called normal force. लिख लिया इतना? नो सर 2 मिनट। यस सर। लिख लो। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? 2 मिनट सर, तो 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं। लिख लो। चलो, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो बताओ यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस कहाँ दिख रही है? तो रेड ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये कांटेक्ट सरफेस बोल सकता हूँ इसको मैं? ये सर। मोर प्रिसाइजली अगर मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाऊं तो दिस इज माय कांटेक्ट सरफेस, कोई डाउट? ये मेरी कांटेक्ट सरफेस है। अब होता क्या है बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। सो लेट्स से पहले ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाया, नीचे वाले ब्लैक वाले ने ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया वो ऐसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम तुमको समझ में आ रहा है? ये फोर्स किसने लगाया? ये फोर्स किसने किस पे लगाया? अरे ब्लैक वाले अज्यूम ने। कर रहे हैं ना हम कि इस डायरेक्शन हाँ, में फोर्स है। हाँ, अज्यूम कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके सर। ओके, ब्लैक वाले ने रेड वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। कोई डाउट? तो बताओ उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ और किस पे लगेगा?
सर रेड पे अपवर्ड की ब्लैक वजह पे लगेगा ना बेटा, ब्लैक वाले ने रेड पे लगाया ब्लू कलर का फोर्स, तो रेड वाला ब्लैक पे लगाएगा ब्राउन कलर वाला फोर्स। इक्वल Yes, एंड sir. अपोजिट Yes, sir. फोर्स लगेंगे। Yes, sir. नो डाउट। ये जो मैंने No, sir. ब्लू और ब्लैक बनाया वो क्या है, इसको मैंने क्या नाम दिया, कांटेक्ट फोर्स। ओके, ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, हाँ या ना, Yes, sir. राइट? ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। चलो अब ये जो रेड वाले पे जो फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, वो कांटेक्ट सरफेस से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। कांटेक्ट सरफेस Yes, से sir. यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है ना, लेट्स से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम तुमको, No, sir. राइट? अब मैं एक काम करता हूँ, कांटेक्ट सरफेस जो दिख रहा है ये येलो कलर की कांटेक्ट सरफेस दिख रही है, राइट? इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट बना देते हैं। ब्लू कलर का जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट बना देते हैं, एक लाइट ग्रीन बना रहा हूँ और एक डार्क ग्रीन बना रहा हूँ। एक लाइट ग्रीन बना रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक कंपोनेंट ऐसा होगा पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। बन सकते हैं ऐसे दो कंपोनेंट, Yes. राइट? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? No, कोई sir. डाउट किसी को यहाँ तक? चलो सिमिलरली मैं जो दूसरा जो है ब्राउन वाला फोर्स, उसके भी दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। बना Yes, सकता हूँ sir. ये। चलो अब देखो, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस का जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, नॉर्मल फोर्स। क्या नाम दिया? तो ये दोनों जो मैंने बनाए वो क्या है, ये दोनों नॉर्मल फोर्स है, ऊपर वाला नीचे वाला। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ऑडिबल हूँ मैं क्लियरली? Yes, sir. तो जो कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, उस फोर्स का नाम दिया नॉर्मल फोर्स। और जो कंपोनेंट कांटेक्ट सरफेस से पैरेलल है, वो फोर्स का नाम क्या दिया हमने, फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया बेटा? Friction. फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये फोर्सेस क्यों लग रहे हैं। ओके, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो कांटेक्ट हो रहा है, इस कांटेक्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो इस चीज को जूम करके देखोगे तो ऊपर वाली जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी सरफेस क्या होगी, इर्रेगुलर सरफेस होगी। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। Yes, sir. ब्लैक वाली सरफेस भी क्या होगी, माइक्रोस्कोप पे Irregular देखने में होगी. पता चलेगा कि ये भी इर्रेगुलर है। तो दो इर्रेगुलर सरफेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एक दूसरे को क्या कर लेगी, इंटरलॉक कर लेगी। एक दूसरे को क्या कर रही है वो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रहा है। कोई डाउट? समझ में आया? सर इरेगुलर सरफेस हमने एज्यूम किया। नहीं बेटा, इर्रेगुलर सरफेस होती है, अज्यूम नहीं किया है। कोई भी सरफेस तुम ले लो, अगर उसको माइन्यूट लेवल पे देखोगे, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक से देखोगे, तो हमेशा वो क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। ओके, तो कोई भी सरफेस हमेशा कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। और इर्रेगुलर सरफेस एक दूसरे के साथ क्या कर लेगी, इंटरलॉक कर लेगी। ये पहली चीज समझ में आई? हाँ ना, जल्दी बोलो। यस दो Yes, sir. सरफेस एक दूसरे के साथ ऐसे Yes, sir. इंटरलॉक हो गई है। ओके, ऐसे इंटरलॉक हो गई। अब एक बात बताओ, जब इंटरलॉक हो जाती है तब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मान लो रेड वाली सरफेस आगे बढ़ना चाहेगी तो नीचे वाली सरफेस उसको क्या करेगी, रोकने का ट्राई करेगी। नीचे वाली सरफेस उस Yes, पर sir. अपोजिट फोर्स लगाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। Friction force. ओके,
समझ में आ रहा है ये कब लगेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव। मूव और टेंड्स टू मूव का मतलब क्या? टेंड्स टू मूव का मतलब मूव करने का ट्राई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अरे यार कुछ तो Yes, बोल sir. दो। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा बोलो ना बेटा। क्या चीज समझ में नहीं आई? देखो बेटा, ये दो सरफेस, मेरा वीडियो दिख रहा है, रुक जाओ मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। दिख रहा है वीडियो? यस सर। यस सर। ओके, सॉरी। सो देखो बेटा, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो दोनों सरफेस एक दूसरे से ऐसे इंटरलॉक हो गई। एक नीचे वाली सरफेस, एक ऊपर वाली रफ सरफेस, दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गई ऐसे। यहाँ तक समझ यस में सर। आया? अब एक बात बताओ, इसको आगे जाना है, ऊपर वाली सरफेस को आगे जाना है, तो या तो नीचे वाली को साथ में लेके चलेगी, ये पहली पॉसिबिलिटी, ऐसे साथ में जाएंगे दोनों, राइट? यस सर। या फिर अगर साथ में नहीं जा रहे तब प्रॉब्लम क्या होगा? जब ये आगे जाना चाहेगी तो नीचे वाली उसको क्या करेगी? रोकेगी, यस सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट मतलब डायरेक्शन फोर्स में फोर्स लगाएगी, और ऊपर वाली नीचे वाले को खींच के ले जाने का ट्राई करेगी। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे यस पे क्या सर। करेंगे? फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का नाम क्या दिया हमने? फ्रिक्शन फोर्स नाम दिया। समझ में आया? यस सर। ओके। Yes, sir. बेसिकली वो क्या है? वो एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, और वो उसके पैरेलल कंपोनेंट है, कांटेक्ट सरफेस का पैरेलल कंपोनेंट है। दूसरी चीज बेटा, ये सिर्फ ऐसे इंटरलॉक होके रखी है, क्या अभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी? क्या सिर्फ इंटरलॉक होके रखा है और कुछ नहीं हो रहा? क्या अभी हाँ फ्रिक्शन सर, फोर्स लगेगा? सर पर मूव नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन फिर तो फोर्स नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। मूव कर भी नहीं रहा है और मूव करने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो लगेगा फिर क्या? सर कुछ नहीं होगा। नहीं लगेगा सर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा यस, सर। तो सिर्फ इंटरलॉकिंग से फ्रिक्शन नहीं लगता। इंटरलॉकिंग से फ्रिक्शन नहीं लगता। इंटरलॉक होने के बाद जब मूव करे या फिर मूव करने का ट्राई करे तब क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन आ फोर्स। गया समझ में? फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है वो Yes, समझ sir. में आया? यस सर। तो जब दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करे, एक्चुअल में मूव कर रही हो या फिर मूव करने का ट्राई कर रही हो, तब जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन यस सर। फोर्स क्या है? कांटेक्ट सरफेस का पैरेलल कंपोनेंट है। ओके, कांटेक्ट सरफेस से पैरेलल कंपोनेंट लगता है हमेशा फ्रिक्शन। कोई डाउट? कोई Very डाउट नो little. यहाँ सर। तक? चलो, अब दूसरा परपेंडिकुलर फोर्स जो बोल रहे हैं, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। मतलब क्या हो रहा है? जब भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे कांटेक्ट में भी आएंगे, जब भी कांटेक्ट हुआ दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, विदाउट कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा सकते। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर फोर्स तो पक्का लगाते हैं। फ्रिक्शन जीरो हो सकता है बट नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अगर यस सर। कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स पक्का लगेगा। समझ में आया नॉर्मल फोर्स क्या होता है? यस सर। ओके, सो नॉर्मल फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो पक्का एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की ट्राई हो रही हो। आ गया समझ में इतना? हाँ ना, सर जल्दी बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर नॉर्मल फोर्स रखने का कोई रीजन नहीं है? नॉर्मल फोर्स लगने का रीजन यही है कि मॉलिक्यूलर का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। आया समझ में? क्योंकि मतलब बस कांटेक्ट में आए इसके लिए, मतलब कांटेक्ट में इसलिए आना ही नॉर्मल फोर्स लगना हाँ, रीजन है? कांटेक्ट में आना ही नॉर्मल फोर्स है। ओके, तुम किसी को भी टच कर रहे हो तब क्या हो रहा है? नॉर्मल फोर्स अपने आप लग गया। तुम अलग ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं है कि भाई लगेगा या नहीं लगेगा, लग ही जाएगा। ओके, आ रहा ओके है सर, सबको ठीक। यहाँ तक? सबको आ रहा है यहाँ तक? हमें यस भी सर। लिखना है डायग्राम और फ्रिक्शन का डेफिनेशन। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ वो मैं लिखवाता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दे दो। ये वन, ऑब्जेक्ट वन बोल रहा हूँ रेड वाले को,
और ब्लैक वाले को ऑब्जेक्ट 2 बोल रहा हूँ। जो ये नॉर्मल फोर्स लगाया मैंने, ये वाला नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स किसने किस पे लगाया, किसने किस पे लगाया? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 बोल सकता हूँ, हाँ ना? यस सर। ओके, Yes, sir. इसका रिएक्शन फोर्स क्या है? व्हाट विल बी द रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस? नीचे वाला रिएक्शन फोर्स है, नीचे वाला। इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो हमेशा ये एक्शन रिएक्शन पैर बनेंगे ही बनेंगे। सिमिलरली फ्रिक्शन के लिए मैं बोल सकता हूँ ओके कि भाई रेड वाला है, उस पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है। ओके, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। और जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है उस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? 2 वाले पे लग रहा है 1 की वजह से। आ रहा है समझ में? ये समझ में आया? यस सर। तो जल्दी से ये डायग्राम कहीं पे ड्रॉ करके रखो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। एक और चीज बेटा, क्या मैं कांटेक्ट फोर्स को ऐसा लिख सकता हूँ कि जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, बोल सकता हूँ ऐसा? ये कांटेक्ट फोर्स का टोटल मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन उसके कंपोनेंट्स हैं। आ रहा है समझ में भाई? ये वीडियो बेटा तुम लोग क्यों ऑफ करते हो बे? सर ये इंटरलॉक फ्रिक्शन फोर्स वाला लिखना है। लिखना है, सब लिखना है। चलो लिख लिया? एक नहीं मिनट। सर। कांटेक्ट फोर्स के बाहर मॉड लगा है। क्या बोल रहे हो? हाँ, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इसलिए मॉड लगाया है। ओके। बेटा वीडियो ऑफ करने वाले लोग वेटिंग रूम में जाके आए अभी, अब से ऑन रखना। अक्षत पांडे, आयुष, यश पंचाल, वेटिंग रूम में ही रहना है क्या तुम लोगों को? सर कैमरा में प्रॉब्लम है। तो पहले से बता दो, रेज हैंड करो, तुमने कुछ भी नहीं किया था। चलो बढ़े आगे। यस सर। 2 मिनट सर। हो गया सर। डन सर।
चलो डन। कोई डाउट? लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चलो आगे बढ़े। देखो, सो फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, ये दोनों फोर्स मिला के बनता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। ओके, बट जनरली हम लोग हमेशा नॉर्मल एंड फ्रिक्शन को अलग अलग ही स्टडी करते हैं। कभी भी ऐसा कंबाइन करके हम नहीं बोलेंगे कि इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, राइट? कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसके अंदर तुमसे पूछ लिया होगा कि कांटेक्ट फोर्स बताओ कितना है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि भाई कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो तुम्हें नॉर्मल फोर्स अलग से फाइंड करो, फ्रिक्शन फोर्स अलग से फाइंड करो, और ये फॉर्मूला से दोनों का रिजल्टेंट निकाल के कांटेक्ट फोर्स लिख देना है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, अब मान लो जब फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ओके, या फिर मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, या फिर मान लो ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पे रखा हुआ है और मूव करने का ट्राई नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो 0 होगा, हाँ या ना? यस तो सर। उस केस में कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा? उस केस में कांटेक्ट फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसका लगेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के इक्वल होगा। ओके, सो लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, आगे लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट is on frictionless surface, if an object is on a frictionless surface or friction is 0 or friction is 0, then in that case normal force is equal to the contact force. Okay, and contact force is perpendicular to the surface. ओके, सो सरफेस जब फ्रिक्शनलेस होगी या फिर फ्रिक्शन 0 होगा, उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, राइट? और दूसरी चीज क्या होगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, सर दूसरी चीज, हाँ बोलो बेटा। वैक्यूम भी फ्रिक्शनलेस होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है वैक्यूम में। फ्रिक्शन हो सकता है बेटा, वैक्यूम में फ्रिक्शन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैक्यूम फ्रिक्शनलेस हो। वैक्यूम का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि जहां पे एयर नहीं है उसको वैक्यूम कहेंगे। ओके, तो वैक्यूम फिर में सर ऐसी ग्रेविटेशन फोर्स सिचुएशन भी तो पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल नहीं है ना? कैसी सिचुएशन? और मतलब खाली जब फ्रिक्शन एकदम कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस हो तो ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल है ना? हाँ, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं कि एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ठीक है फ्रिक्शन सर। 0 होना पॉसिबल है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो उस पे फ्रिक्शन 0 लग रहा है। ओके, ठीक है सर। चलो आगे लिखो, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। सर यस बोलो। अगर ऑब्जेक्ट अगर फिर रेस्ट पर है तो अगर फिर तो कांटेक्ट फोर्स भी फिर 0 ही होगा ना, क्योंकि वो मूव करने का ट्राई नहीं करेगा। नहीं, तब 0 सिर्फ क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना, कांटेक्ट में आएगा तो। ओके सर। The action reaction pair of friction force या normal force is always acting on another object. एक ने फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाया तो दूसरे पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, एक्शन रिएक्शन पैर हो गई। कोई डाउट है? लिख लो ये। सर एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर तो हमेशा ही दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऑब्वियसली दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। तो इसमें क्या स्पेशल है? क्या? जैसे इसमें इस पॉइंट में क्या क्यों लिखा है ये? बेटा हर बार लोग याद नहीं रखते ना, इसलिए सेम पॉइंट को वापस रिपीट किया हुआ है, राइट?
शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अर्थ और मून एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है। तो किसी लोगों ने बोला था कि जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पे लगाता है, तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा सुना हुआ था ना हम लोगों ने। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट, सॉरी, हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। वो वापस मैंने रिपीट करने के लिए यहाँ पे लिखाया है। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखो नॉर्मल फोर्स के ऊपर। ऐसे एक आदमी है, क्वेश्चन ये है, अ मैन ऑफ मास 60 kg is at rest on a surface. Find normal force acting on man due to surface. Acting on man due to surface. चलो क्वेश्चन समझ में आया? ट्राई करो फटाफट। एक आदमी है जो खड़ा हुआ है, उस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा सरफेस की वजह से, ये तुमसे पूछा है। बेटा क्लास का टाइमिंग क्या होता है? 2:20 पे खत्म होती है। सर 15 पे सर। 2:15। ओके ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। So 600 Newton. 600 न्यूटन 600 सबका आ गया? यस सर Yes, sir. फिर भी मैं एक बार वापस करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है FBD ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना है हमको? Free body diagram. पता है सबको ये क्या करवाया था मैंने पहले? सर Yes, sir. अर्थ की सरफेस पे ही है ना? हाँ, अर्थ की सरफेस पे ही है। वेरी गुड। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ये बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनती है? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जिसका भी फ्री बॉडी बनाना है उसको अलग से बनाओ। ओके, मतलब इस आदमी का बनाना है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आदमी आएगा, उसके आसपास की सरफेस जो है उसको गायब कर दो। और फिर इसको पकड़ के बताओ कि इस पे कितने कितने फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं। बताओ कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे इस आदमी पे। तो सबसे पहले याद रखना है, Sir, ऑब्जेक्ट का कुछ gravitation भी मास force. होगा तो सबसे पहले उसका वेट या फिर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू mg के इक्वल होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगेगा। ओके, और दूसरा एक फोर्स कौन लगाएगा? सरफेस जो Friction कांटेक्ट में है। force. फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा बेटा। हाँ, इधर नहीं ऐसे होता लगेगा. है। तो सरफेस Normal जो force. कांटेक्ट में है उसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। और इस केस में वही उसका कांटेक्ट फोर्स भी होगा बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है। आ रहा है समझ में? टोटल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में n, डाउनवर्ड डायरेक्शन में w। अब एक बात बताओ, न्यूटन ने कहा है? न्यूटन ने कहा है कि जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इस पे जो नॉट नेट फोर्स लग रहा है, लेट से अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल फोर्स लग रहा है n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। सो n माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू 0। आ रहा है समझ में सबको? सो अब क्या लिख सकते हैं? n माइनस mg will be is equals to 0. So n will be is equals to mg. And mg की वैल्यू पता है 60 into 10. So नॉर्मल फोर्स कितना लग जाएगा? 600 न्यूटन। दिख नहीं रहा क्या? सर हाँ बोलो। सर इसमें डायरेक्ट f इज इक्वल्स टू mg से कर ले तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा, पर आगे बढ़ के दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पूरा लिखवा रहा हूँ। ओके, वो तो छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं कि सर f इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। वो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं, पर हमको इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। ओके,
आगे जब क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे, तब फिर प्रॉब्लम आएगा। तो अच्छी तरह से लिखो। समझ में आ गया ये? बड़े आगे मतलब सर 600 इसमें एक्सेलरेशन तो इसमें तो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन नेट ले 0 रहा है इसलिए। हाँ, acceleration। है कोई डाउट? सर -600 न्यूटन होना चाहिए ना? क्यों -600? मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लिख लिया, इसलिए तो n माइनस mg लिखा हमने। n माइनस ओ mg ओके सर। आ गया समझ में? चलो लिख लिया यस सर, आ ये। गया। सर एफबीडी में जितने फोर्सेस लगते हैं उस बॉडी पे उस इंस्टेंट पे वो सारे ड्रॉ करना करना है। होता हाँ, सारे ड्रॉ करना है, कंपलसरी सारे ड्रॉ करना है। चलो है। हो गया ओके। ये, आगे बढ़े। यस सर। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, ओके। जस्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि अब ये जो आदमी है जो खड़ा था 60 kg मास वाला आदमी, वो जमीन पे खड़ा नहीं है, वो एक लिफ्ट में खड़ा है। समझ में आया? आदमी किस पे खड़ा है? लिफ्ट पे खड़ा है। और ये लिफ्ट जो है वो पूरी की पूरी नीचे जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन ये है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ड्यू टू सरफेस। सरफेस की वजह से जो फोर्स आदमी पे लगा वो फोर्स फाइंड करो। मास अभी भी वही है आदमी का, 60 kg वाला वही आदमी है। ओके, चलो जल्दी से फाइंड करो। Am I audible? क्या आएगा आंसर? 720। 720? यस सर 720 आ रहा है। 720 न्यूटन। 720 न्यूटन आ रहा है सर। सबका आ गया 720 न्यूटन। यस यस सर। यस सर। सर। N is क्या equal किया to तुम mg लोगों ने? से। सबसे पहले क्या किया? फ्री बॉडी बनाई, नहीं बनाई? अगर नहीं बनाई तो क्वेश्चन बनाई गलत। सर। नहीं बनाई तो फिर मैं सुनना ही नहीं चाहता आगे। तुम्हारा आंसर गलत है ऐसा बोल दूंगा, भले ही सही हो फिर भी गलत है। डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, अपवर्ड फोर्स लगेगा नॉर्मल। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकंड सर। अबे कहाँ से सर 12? 2 है। सर बट अर्थ का भी तो लगेगा ना। अर्थ का तो लग रहा है, उसने तो mg बोला, अर्थ का थोड़ी लग रहा है। लिफ्ट बेटा, लिफ्ट थोड़ी ना दब करके नीचे गिरेगी। लिफ्ट तो धीरे धीरे नीचे जा रही है ना, तो वो एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अर्थ का अलग से थोड़ी लगाने की जरूरत है, अर्थ तो फोर्स लगाता है। आया समझ ठीक में? है सर। तो ये समझ में आया, n माइनस एम जी, यहाँ तक समझ में आया, इतना फोर्स लग रहा होगा। अपर डायरेक्शन में n, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इतना फोर्स लग रहा है। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को m लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन को मैं अभी a लिख रहा हूँ। कोई डाउट? नो सर। mg मुझे पता है कितना होगा, मास 60 है इंटू g10 600 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अरे मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहा है ना? आया अब? इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मास कितना है? 60, एक्सेलरेशन कितना है भाई? -2। एक्सेलरेशन में मेरे को -2 लिखना है। ओके, सिर्फ 2 नहीं लिखना है। क्यों? बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई -2, 60 इंटू -2। आया समझ में? यस सर। So n minus 600 is equals to -120, right? So n will be is equals to 600 minus 120। सबका गलत आंसर आ गया। आंसर कितना आएगा? 480, राइट? 440। अबे 480 होगा ना, 600 minus 120। हाँ सर यही आया। Yes, sir, yes. 480 न्यूटन आंसर सही है। यस सर। 720 चिल्ला रहे थे, वो सबका गलत हो गया। यस सर। वेरी गुड। समझ में आया ना क्या गलती कर रहे थे?
यस सर, साइन नहीं और बेटा ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो चल रहा है वो। ओके, अगर ये नहीं करोगे तो 11th में रोटेशन तक बहुत दिक्कत आएगी। रोटेशन में भी सब कुछ यही करना है। फ्री बॉडी इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है पूछ लो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ही आया ना हमारा, जिसमें -600 हमारा आया था। यस यस यस। आदमी जा रहा है ऊपर की तरफ, लिफ्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड करो कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। वही आदमी है, मास जिसका दे रखा है कितना, 60 kg। सेम सर इसमें क्वेश्चन 720 आएगा। इसमें अब 720 आ इसमें जाएगा। 720 आएगा। इसमें 720 यस सर। डायरेक्ट चिल्लाना नहीं है, खुश नहीं होना है, फ्री बॉडी चुपचाप बनाओ। नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, जा रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसका फ्री बॉडी के हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। टोटल फोर्स लग रहा है n माइनस एम जी, वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। सो n माइनस 600 विल बी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 120। माइनस 600 को उस तरफ ले जाओ, 600 प्लस 120 720 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। चलो, आदमी वापस लिफ्ट में बैठ गया है जिसका मास कितना है, 60 kg मास है। ओके, फाइंड वापस नॉर्मली करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये लिफ्ट जो है अब वो लिफ्ट नहीं रही, लिफ्ट कुछ अलग टाइप की लिफ्ट हो गई जो कि हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। अब तुमसे पूछा है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये बता दो जल्दी से। शौर्यवीर सो रहा है? नहीं सर। नींद आ गई? चलो बताओ भाई, नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? जिसके पास दिमाग है वो आंसर दे सकता है, बाकी लोग वीडियो बंद करके सो सर सकते हैं। 600 होगा। यस सर 600 लगेगा। 600 लगेगा? हाँ सर, 600 लगेगा। अच्छा, सबका 600 आ गया, सही है। पता नहीं सर। अर्पित तिवारी वीडियो ऑन कर ले। महक, परीन, संचिता यस सर। वीडियो ऑन रख लो। यस सर, वो चार्ज। चलो क्या आएगा आंसर? 120 न्यूटन। 120? नहीं सॉरी, 600। 600 क्या आएगा बताओ जल्दी से। फ्री बॉडी बनाई? नॉर्मल फोर्स 0 नहीं लगेगा? 0 कांटेक्ट में ही नहीं है, तुमने तो ऐसा बोल दिया है। नहीं सर, मतलब परपेंडिकुलर लगेगा। तो परपेंडिकुलर ही लगता है नॉर्मल फोर्स तो हमेशा। तुम 0 बोल रहे हो मतलब कांटेक्ट ही नहीं हुआ। जब नॉर्मल फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का नॉर्मल फोर्स 0 है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। क्या ये हवा में उड़ रहा है फिर? नहीं कांटेक्ट में तो होंगे, तो 0 तो आंसर नहीं हो सकता। क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। करवा दूं या तुम बताओगे? 600 ही आ रहा है सर। सर 600 ही आ रहा है। 600 ही आ रहा है। चलो, सो नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। इस आदमी का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। भाई एक बात बताओ, फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना लिखूं? 0। अगर 0। मैंने बोला ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 0 क्यों बोल रहे हो? पर वो हॉरिजॉन्टल में है ना, वो हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल में है। वेरी तो गुड, समझ वर्टिकल में आया। उसमें नहीं है। वर्टिकल में सर। क्या एक्सेलरेशन है वो चेक करो, बिकॉज नॉर्मल 0। फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वर्टिकली लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस दोनों हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं, हम सबको पता है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, यस सर। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है बट वर्टिकल में कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे n माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, सो n विल बी इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। कांटेक्ट फोर्स,
कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। ये स्टेटमेंट जो लिखा सही है या गलत है ये तुम्हें बताना है। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है कि कांटेक्ट फोर्स 600 न्यूटन होगा, ये सही है? इस स्टेटमेंट सही है या गलत स्टेटमेंट है? जल्दी बताओ। गलत होगा ना सर, फ्रिक्शन गलत होगा। गलत है स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। तो सही होगा ना, क्योंकि वो जो आदमी है वो तो रेस्ट पर ही है, वो तो लिफ्ट ही मूव कर रही है। लिफ्ट मूव कर रही है, आदमी रेस्ट पे है, मतलब लिफ्ट आगे चली जाएगी, आदमी वहीं रहेगा। नहीं सर, सॉरी सर। तो ऐसे तो मतलब तुम लिफ्ट में बैठोगे, बटन दबाओगे, लिफ्ट बेचारी ऊपर, तुम वहीं के वहीं। गजब। सॉरी सर। सर हाँ इसमें फ्रिक्शन भी बेटा, मेरा क्वेश्चन यही था कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, बट इस क्वेश्चन को मैंने थोड़े से ट्विस्ट करके पूछा। मैंने क्या पूछा, कांटेक्ट फोर्स 600 है या नहीं है, ये पूछा। तो तुम्हें बेसिकली सोचना क्या है, फ्रिक्शन लगेगा या फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये सोचना है। बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर नहीं लगा। लगेगा नहीं फ्रिक्शन लगेगा। या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। लगेगा लगेगा। सर। लगेगा सर लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगे लगेगा नहीं ना नहीं सर। लगेगा। सर, वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है हाँ, तो उसमें लिफ्ट के अंदर फ्रिक्शन खड़ा फोर्स, हुआ है, हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सर पर सर, वो हॉरिजॉन्टली लिफ्ट की उसकी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन तो वजह है से ही ना। लिफ्ट पे तो रख रहा है ना। पर तो उसकी सर वो तो एक्सेलरेशन तो लिफ्ट, है ही ना सर, तो वो तो सर हॉरिजॉन्टल लिफ्ट में। की एक्सेलरेशन, वो तो एक लिफ्ट बात के अंदर बताओ, जो उसकी एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, ये आदमी, अगर मैं इस आदमी को देख रहा हूँ तो वहीं का वहीं रह रहा है या कहीं जा रहा है, ये बताओ। जा रहा है। जा रहा जा है, रहा है सर। जा रहा है ना, ग्राउंड के कहीं तो जा रहा है रिस्पेक्ट ना। में। अगर मैं जब देखता हूँ इस आदमी को, तो ये आदमी क्या वहीं का वहीं रहेगा? नहीं नहीं रहेगा। सर लिफ्ट में नो बैठा है तो लिफ्ट के साथ तो जाएगा, इतना तो पक्का है। यस ओके, सर मतलब ये आदमी आगे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड पर। अगर वो उस तरफ जा रहा है और उसका कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो पक्का उस पर फोर्स लगना ही चाहिए उस डायरेक्शन में, तभी तो जा रहा होगा। फोर्स के बिना एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन विच इज इन दिस डायरेक्शन। कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, इतना पक्का है। हाँ या ना? अब बताओ, ये फोर्स कहाँ से लगेगा, कौन लगा रहा है, वो सोचो। कौन लगा रहा है? सर लिफ्ट की वजह से लगे। लिफ्ट की वजह से लगेगा। मतलब लिफ्ट की जो सरफेस, लिफ्ट में ये कांटेक्ट में, इसलिए तो लिफ्ट उस पर फोर्स लगा रही है। यस जब ये सर बेटा इधर खड़ा है, ये आदमी जब इधर खड़ा है जूते पहन के, तो उनके जूते जो होंगे वो लिफ्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होंगे, और ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गए होंगे, जिसकी वजह से लिफ्ट जब आगे जाएगी तो ये आदमी भी आगे जाएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही ऐसा है जो उसको आगे ले जा रहा है। समझ में आ रहा यस है? सर। तो यस इस पे सर एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग यस रहा होगा। सर और तो मतलब बताओ, अगर फ्रिक्शन ना होता फिर तो वो लिफ्ट की दीवार के साथ जाके फ्रिक्शन भिड़ता फोर्स ना। नहीं होता तो दीवार के साथ जाके टकरा जाता, पहला ऑप्शन। अगर दीवार होती नहीं तो लिफ्ट आगे खसक जाती, वो वहीं का वहीं रहता। दूसरा ऑप्शन, फ्रिक्शन नहीं होता और लिफ्ट नॉर्मल जैसे हमने देखी है वैसी की लिफ्ट होगी, तो क्या होता, वो जैसे ही लिफ्ट आगे जाती, वो बेचारा जो है वो पीछे जो उसका मतलब वॉल है उसके साथ टकराता, और अब वॉल उस पे आगे फोर्स लगाती, जिसकी वजह से वो लिफ्ट के साथ आगे बढ़ता। आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर अगर ऐसे फ्रिक्शन हर जगह अप्लाई होती है तो सर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी अगर हम किसी सरफेस के नीचे से बहुत तेज वो कुछ निकाले तो फिर उसको ऊपर वाले सरफेस को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता? इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया। तो सर उसमें फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होती इनर्शिया होगा में? ना बेटा, क्यों नहीं होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होता ही है। बट इनर्शिया भी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कोई ऑब्जेक्ट जब मास ज्यादा है जिस ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मोशन को रेजिस्ट करना। तो जब मैं बहुत ही फास्ट से एक सरफेस को खींच देता हूं, तो वो उस मोशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब इनर्शिया उतना फोर्स अप्लाई करेगा कि फ्रिक्शन की इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। ओके सर तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल वो टेबल क्लॉथ और ग्लास वाली जो ट्रिक होती है उसमें इनर्शिया ही हाँ, काम आता है। इनर्शिया ऑफ ग्लास की वजह से ही वो ट्रिक काम आती है। ओके सर।
चलो भाई, इसमें समझ में आया। फ्रिक्शन की वजह से ही वो आगे जा रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं होता तो आगे लिफ्ट के साथ नहीं जाता। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? आगे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, F = ma के जितना। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, 60 × 2। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाती 120 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। और अब सर तो बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट लग रही है ना, तो ये नेगेटिव होनी चाहिए ना, -120। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही है, अपोजिट लग रही है। यानी कि सर फ्रिक्शन, इसमें लिफ्ट जहाँ पे मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, उसी को ही हम फ्रिक्शन ले लेंगे। हाँ उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही वो आगे जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं होता तो आगे नहीं जाता। तो सर तो फ्रिक्शन की जैसे हम जनरल डायरेक्शन केस में मोशन लेते की हैं, डायरेक्शन में होगी। सर तो जैसे हम जनरल केस में लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन लग रहा है तो वहां से फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वैसा नहीं है। नहीं वैसा नहीं है इधर। ओके, हम फ्रिक्शन पे भी और डिस्कशन करेंगे अपकमिंग सेशंस में। अभी मैं कांटेक्ट फोर्स लास्ट बता देता हूँ कितना आएगा। कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? √600² + 120²। यस, समझ में आ गया। इतना कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स इस केस में 120 न्यूटन कैसे आया, समझ में आया? बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द लिफ्ट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट की वॉल से टकराता और वॉल की वजह से अब आगे जाता, पर ऐसा टकरा नहीं वाला है, इसलिए फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई डाउट भाई? कर्तव्य नो सर। समझ में आ गया सबको ये? यस सर। ओके, यस सर। चलो फिर यहाँ तक करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में सर मिलेंगे। बाय बाय। हाँ बोलो। सर अभी जो सम किया था इसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल था, इसलिए हमने 0 ले लिया। क्या क्या क्या? एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल था ना। हाँ, इससे पहले के जितने भी केस थे उसमें एक्सेलरेशन, अच्छा इस केस की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, इस केस में एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 लिया, बिकॉज नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्टिकल लग रहे हैं। ओके, यस सर। अगर फ्रिक्शनल का पूछा होता तो वो ए तो F ले = ma लेते। यस, ओके चलो ओके। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। सर हाँ बोलो। सर। हाँ सर, एक चीज पूछनी है सर मेरे को। हाँ बोलो। क्या सर, जैसे जैसे अर्थ है तो अर्थ पे सर अर्थ से ज्यादा मास पॉसिबल नहीं है ना? मतलब जैसे अर्थ का मास कुछ है, उससे हाँ ज्यादा मास हम अर्थ पे नहीं क्रिएट कर सकते ना? मतलब हाँ, अगर मतलब बात ही इधर नहीं है, बैठ मतलब के नहीं कर मास सकते, इधर बैठ के नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि ये अर्थ है और मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी तो अर्थ का मास बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो तुम? नहीं, जितना तो अर्थ का मास है, जितना अर्थ का हाँ मास है, अगर हम हाँ लोग मतलब कहीं और से उस मतलब अर्थ के ऊपर डिपॉजिट करें मास, तो क्या हाँ, अर्थ से ज्यादा मास अगर हम लोग डिपॉजिट करें तो अर्थ को क्या प्रॉब्लम, मतलब अर्थ क्या बहुत होगा? सारा प्रॉब्लम होगा। जैसे तुम बताओ। जैसे सर अर्थ पे अर्थ। ग्रेविटी क्या खिसक लगता है? जाएगा। अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना सन का। हाँ हाँ हाँ। अगर मान लो यहाँ पे मास बढ़ा दूंगा मैं, तो सबसे पहले तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। यस सर। तो पॉसिबल है कि उसकी जो ऑर्बिट है, रिवॉल्यूशन की ऑर्बिट, वो चेंज हो सके, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा, मून बेचारा, उसमें भी ज्यादा फोर्स लगेगा तो अर्थ पे आके टकरा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है मास बढ़ाने से। हम लोग इतना इजीली चल नहीं पाएंगे हम लोग, हम पे भी जो ग्रेविटेशन लग रहा है वो बढ़ जाएगा। और सर जैसे जो लिफ्ट वाला जो हमने किया अभी, जो आपने बोला इंटरलॉकिंग बनेगी, तो सर उस तरफ जैसे 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से जा रहा है उस तरफ, मतलब जो भी तरफ जिस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ। तो सर उसके पैर में इंटरलॉकिंग है, इसकी वजह से वो जा रहा है, लिफ्ट के साथ इंटरलॉकिंग है उसके हाँ, पैर। इसी की वजह से वो जा रहा है। तो सर अगर हम लोग उसके अंदर खड़े हैं, लिफ्ट के अंदर, तो हम उसे रेस्ट पे मानेंगे? हाँ, जब हम लोग लिफ्ट के अंदर खड़े होके देख रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा था कि कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं।
हाँ हाँ तो जब हम लोग ऐसा देखते हैं कि भाई मैं लिफ्ट की स्टडी कर रहा हूँ, लिफ्ट में रखे हुए एक आदमी की स्टडी कर रहा हूँ और मैं भी इधर खड़ा हूँ लिफ्ट के साथ, लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और ये पूरी हाँ लिफ्ट आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक हाँ और चीज लगती है जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। हाँ ठीक है। ओके, इसको ही सर इनर्शिया ही होता है ये भी हाँ एक तरह इनर्शिया ही होता है, इनर्शिया ही लगाते हैं बेसिक, वो सूडो फोर्स कहते हैं, सिर्फ नाम अलग है। तो तो अब सर मुझे क्या उसमें करना पड़ेगा, जब मैं इधर खड़ा हूं ना, तो अब मुझे इसकी फ्री बॉडी में 2-3 चीज ऐड करनी पड़ेगी। एक तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। ओके, यहाँ तक समझ में आया। यस दूसरा सर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स और पीछे की तरफ ma जितना सूडो फोर्स लग रहा होगा। ओके, ओके यस सर। ऐसा होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ी चेंज हो जाएगी। बेसिकली क्या होगा, तो जो F इज इक्वल्स टू ma कर रहे थे, अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, F माइनस ma इज इक्वल्स टू, अब एक्सेलरेशन नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ हम लोग सूडो फोर्स लगा के सिर्फ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो सर जब मैं उसके अंदर खड़ा हूँ तो मेरा भी 2 मीटर पर सेकंड से उधर हाँ, एक्सेलरेशन होगा। यस, मेरी जो फ्रेम है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, इसलिए सूडो फोर्स लगेगा। ओके, और सर सूडो फोर्स कौन लगाता है ये हमें पता नहीं है। सूडो फोर्स जो है, नाम ही सूडो इसलिए रखा है, सूडो का मतलब क्या है, नकली, या फॉल्स आर्टिफिशियल। फॉल्स फोर्स कहते हैं। मतलब इसको इसलिए फॉल्स फोर्स कहते हैं बिकॉज हमेशा फोर्स जो लगता है वो मुझे पता है कौन लगा रहा है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो नीचे वाली सरफेस लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नीचे वाली सरफेस लगा रही है। सूडो फोर्स का एक्शन रिएक्शन ढूंढ ही नहीं सकते, देयर इज नो एक्शन रिएक्शन फॉर सूडो फोर्स, इसलिए इसको सूडो फोर्स नाम दिया है। ओके, मतलब सूडो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस फिर उसका रिएक्शन जैसे हम एक, लोग मतलब चेंज देख हाँ रहे हैं। रिएक्शन कुछ ढूंढ ही नहीं। जैसे मान लो तुम एक बस में बैठे हो, बस जब आगे चलती है तुम्हें कोई पीछे धक्का तो नहीं मारता, फिर भी तुम पीछे जाते हो, तो वो यस तुम पीछे क्यों गए, बस तो तुम्हें आगे खींच रही थी ना, तो तुम पीछे क्यों गए। क्योंकि हमारी बॉडी ने रेजिस्ट किया उस मोशन यस, को। तो वो बॉडी जो अपने आप पे फोर्स लगा रही है, कोई दूसरा एक्शन रिएक्शन पैर नहीं बन रहा है, इसलिए इसको सूडो फोर्स कहेंगे। इनर्शिया की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है। ओके सर ठीक है। ओके, और सर हाँ जैसे 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 एप्पल गिर रहा है हाँ अर्थ पे, हाँ तो सर जैसे जो एप्पल गिरा वो उसने बहुत मतलब ना के बराबर अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा। हाँ तो अभी अभी इसी तरीके से जैसे अभी मैंने बोला अर्थ जितना मास नहीं आता था, अगर अर्थ जितना मास अगर हम अर्थ पे गिराए तो हाँ, अर्थ तो हिल अर्थ भी जाएगी, ऊपर जाता। अर्थ भी ऊपर चला जाता ना। हाँ जाता ना, क्यों नहीं जाता। ठीक है सर ठीक है ठीक सर ऐसे तो अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ पे गिरता है फिर तो अर्थ का मास चेंज होगा ना। एस्ट्रॉइड का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। ओके, सर जो प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में गिरा था जैसे डायनासोर्स को, उसने तो चेंज करा होगा। हाँ तो उसने तो अर्थ का मास चेंज कर दिया, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर तो फिर सकता। सर उसका ऑर्बिट भी चेंज हुआ होगा अर्थ का थोड़ा पर बहुत। बेटा इतना ज्यादा थोड़ी चेंज किया होगा अर्थ का मास, एस्ट्रॉइड का मास उतना ज्यादा थोड़ी होगा, कम होगा। है। एज कंपेयर टू अर्थ तो कम ही होगा ना। एज कम्पेयर टू अर्थ तो बहुत कम होगा ना, तो इंक्रीज इन मास बहुत ही कम है। इंक्रीज इन मास जब बहुत कम है तो चेंज इन ऑर्बिट भी बहुत कम होगा। यस सर। ओके, और कोई डाउट्स। नो सर। नो सर। एचसी वर्मा कितनी की बेटा तुम लोगों ने, कर्तव्य कहाँ तक की। सर वो जो क्या बोलते हैं चैप्टर है उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें क्वेश्चंस कर रहा हूँ सर। अबे तो चैप्टर प्लेन का वाले नाम ही नहीं बोलेगा तो तू तो बोलेगा कि फिजिकल वर्ल्ड का चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का है। सर फिजिकल वर्ल्ड तो हो गया, वो मैथमेटिकल जो होता है वो तो हो गए, कि तो मैथमेटिकल कहाँ जो कहाँ पॉइंट तक पहुंचे, मोशन इन प्लेन चालू किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू किया, ना क्या चालू किया। मोशन इन प्लेन सर मैं कर रहा था, फिर छोड़ दी थी बीच में क्यों करना। छोड़ दिया। तो अभी सर वो दूसरा वो फिजिक्स का जो देते थे ना, क्या बोलते अच्छा, हैं मॉड्यूल, तो उसमें थोड़ा टाइम उसमें लगा दिया था, हाँ तो अब तो इसकी वजह वापस से चालू हो जाना चाहिए। हाँ, तो मोशन इन प्लेन ही पे ही मतलब वो करना है अभी पूरा ओके, कंप्लीट। और फिजिक्स के मॉड्यूल में कहाँ तक कर रहे हो, सर कहाँ तक फिजिक्स के पहुंचे। मॉड्यूल में तो अभी काइनामेटिक्स चालू किया, मतलब ओके खत्म हो गया है एक्चुअली, अब सर्कुलर मोशन चालू कर दिया काइनामेटिक्स का, ओके, काइनामेटिक्स में सर्कुलर मोशन मतलब मोशन इन प्लेन हो गया या बाकी है मॉड्यूल, मतलब खत्म कर दिया, जेई खत्म में कर दिया। कहाँ तक हुआ, जेई में कहाँ तक हुआ। जेई में नहीं पता। अच्छा, तुम नहीं बैठते होगे क्या, यस शौर्यवीर, जेई में कहाँ तक हुआ। सर प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, ओके ओके, मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट भी खत्म होने आया है सर ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइल खत्म होने मोशन। वाला। ओके ओके ओके, चलो फिर सर बाय अभी बाय।
सर ये Hi, जो sir. सर्कुलर मोशन होता है वो हम 3 चैप्टर में पढ़ेंगे ना?